नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम LLB सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ देखते हैं। इंटरनेशनल लॉ में बताया गया है कि हमने पहले मान्यता देखी, हस्तक्षेप देखा, आज हम नेशनलिटी देखते हैं। राष्ट्रीयता क्या होती है, राष्ट्रीयता में क्या डेफिनेशन क्या है, या उस राष्ट्रीयता की विधि का विकास कहाँ से हुआ, वो सब देखते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीयता या नेशनलिटी क्या है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टार्क ने क्या डेफिनेशन दी है। स्टार्क के अनुसार राष्ट्रीयता व्यक्तियों की सामूहिक रूप से सदस्यता की स्थिति, यानी बहुत सारे व्यक्ति मिलकर सामूहिक रूप से किसी चीज़ कहाँ के सदस्य होते हैं या कहीं की सदस्यता प्राप्त करते हैं, तो उसको राष्ट्रीयता कहते हैं। तथा इसके द्वारा व्यक्तियों के कार्य, उनके निर्णय, उनकी नीति का प्रतिनिधित्व राज्य की विधिक धारणा द्वारा होता है। यानी जो सामूहिक रूप से कई व्यक्ति कहीं की किसी जगह की सदस्यता प्राप्त करते हैं तो वो राष्ट्रीयता होती है। और उन व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्य, उनकी नीतियाँ, उनके द्वारा लिए गए फैसले का प्रतिनिधित्व वहाँ की राज्य की विधिक उपधारणा द्वारा किया जाता है। विधिक धारणा यानी उस राज्य से मतलब यहाँ पे उस स्टेट से नहीं है, उस नेशन से है, उस देश से है, उस कंट्री से है। यानी व्यक्तियों की अगर किसी व्यक्तियों को कहीं की राष्ट्रीयता प्राप्त है तो और उन व्यक्तियों के द्वारा अगर कोई फैसला, निर्णय या कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसका प्रतिनिधित्व राज्य की वहाँ की विधिक धारणा यानी वहाँ का जो सॉवरेन पावर है उसके द्वारा किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि फैनविक क्या डेफिनेशन बताते हैं। फैनविक के अनुसार राष्ट्रीयता एक ऐसा बंधन है जो व्यक्ति को राज्य के साथ संबंध करके उस राज्य विशेष का सदस्य बनाता है। यानी राष्ट्रीयता या नेशनलिटी क्या है, एक ऐसा बंधन है जो किसी व्यक्ति को विशेष राज्य के साथ में, राज्य को व्यक्ति के साथ में संबंध स्थापित करता है, लेकिन सभी राज्यों के साथ में नहीं, किसी विशेष राज्य का सदस्य बनाता है एवं तथा उस राज्य का संरक्षण का अधिकार दिलाता है। यानी जो व्यक्ति जहाँ की राष्ट्रीयता उसको प्राप्त है, जिस देश की भी उसको राष्ट्रीयता प्राप्त है, वहाँ के राज्य की यानी वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा उसको संरक्षित किया जाता है, उसको प्रोटेक्शन प्राप्त करने का, वहाँ से प्रोटेक्शन, जिस भी देश की राष्ट्रीयता उसे प्राप्त है वहाँ से उसको प्रोटेक्शन प्राप्त करने का अधिकार है। तथा जिस देश की वो राष्ट्रीयता प्राप्त करता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वह उस व्यक्ति को जिसको राष्ट्रीयता प्राप्त है उसके प्रोटेक्शन करे, उसके अधिकारों को संरक्षित करे, वह राज्य द्वारा निर्मित कानूनों का पालन करेगा। मान लो ये व्यक्ति है और उससे भारत की राष्ट्रीयता नेशनलिटी प्राप्त है, तो भारत में अगर कोई भी नियम निर्मित होता है तो उस नियमों यानी जो लॉज बनते हैं उन कानूनों का पालन करने के लिए वो व्यक्ति बाउंड है, बाध्य है। ठीक है, तो ये स्टार्क ने और फैनविक ने डेफिनेशन दिए। इसके बाद हम देखते हैं कि री-लिंच के बाद में एक केस आया था। री-लिंच के बाद में ब्रिटिश मैक्सिकन क्लेमेंस कमीशन के निर्णय के अनुसार, यानी ये एक केस था जिसने ब्रिटिश मैक्सिकन क्लेमेंस कमीशन के निर्णय के अनुसार कि राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्रीयता को डिफाइन किया है। यानी ये डेफिनेशन दी है, री-लिंच के बाद में डेफिनेशन दी गई है। तो इसने कहा किसी मनुष्य की राष्ट्रीयता प्रभुत्व संपन्न राज्य और नागरिक के मध्य का संबंध है।
प्रभुत्व संपन्न राज्य, यानी कोई भी व्यक्ति कहीं की राष्ट्रीयता प्राप्त करता है, कोई व्यक्ति पर्सन तो राष्ट्रीयता प्राप्त करता है, तो उस राष्ट्रीयता का मतलब है कि वो सॉवरेन जो भी देश है, जो भी राज्य है, और उस नागरिक यानी जिसको नागरिकता जिसको राष्ट्रीयता प्राप्त होती है के मध्य का संबंध है। एक साइड तो कौन होगा? नागरिक। उस देश के नागरिक को ही राष्ट्रीयता प्राप्त होती है। राष्ट्रीयता नेशनलिटी किसको प्राप्त होगी? नागरिक को प्राप्त होगी। तो अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रीयता प्राप्त होती है तो इसका मतलब ये है कि उस नागरिक और उस सॉवरेन पावर जो भी राज्य है उसके मध्य का संबंध है। राष्ट्रीयता तभी प्रदान की जाती। और किसी मनुष्य का राष्ट्रीयता का मौलिक अधिकार उसके स्वतंत्र राजनीतिक समुदाय की सदस्यता है। ये नहीं कह सकता कि कोई भी व्यक्ति है उसका ये मौलिक अधिकार है कि उसको राष्ट्रीयता प्राप्त हो, नहीं। मौलिक आधार उसका है वहाँ की जो राजनीतिक समुदाय है, जो भी समुदाय है उसका सदस्यता प्राप्त होना आधार है। यानी कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीयता तभी प्राप्त करेगा जब वो राजनीतिक समुदाय की वहाँ की सदस्यता प्राप्त करना चाहता। लगभग ऐसे ही परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी दी। यानी एक तो रे लिंच के बाद में दे दी गई और दूसरी परिभाषा तीसरी दी गई रे लिंच के, और चौथी जो परिभाषा दी गई वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दी। राष्ट्रीयता के अधिकार नियमों का संबंध राज्य विधि से होता है। यानी अगर किसी को भी राष्ट्रीयता मिलती है वो अधिकतर कहाँ से संबंधित होती है, यानी किसी को भी को राष्ट्रीयता प्राप्त होती है वो इंटरनेशनल नियमों से संचालित नहीं होती है, बल्कि राज्य विधि के नियमों से संचालित होती है। उसके द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार राज्य विधि में, जैसे भारत है, भारत ने कोई भी नियम बनाए हैं तो किसी को भी भारत अगर राष्ट्रीयता प्रदान करेगा तो वो इंटरनेशनल नियमों के अकॉर्डिंग नहीं देगी, बल्कि भारत में बनाए गए राज्य नियमों के अनुसार, राज्य विधि के अनुसार राष्ट्रीयता प्रदान की जाएगी। तथा प्रत्येक राज्य अपने संविधान के अनुसार इस संबंध में प्रावधान कर सकता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ने कह दिया कि हर राज्य का मतलब देश, हर कंट्री अपने संविधान में ये उल्लेखित कर सकता है कि किसको राष्ट्रीयता प्रदान करनी है। राष्ट्रीयता से संबंधित रूल रेगुलेशन लॉ संविधान में प्रावधान कर सकता है। अमेरिकी न्यायाधीश ग्रे के अनुसार ये 5th डेफिनेशन दी गई है। ग्रे के अनुसार राज्य ये निर्धारित कर सकता है कि किस वर्ग को, किस प्रकार के लोगों को नागरिकता के अधिकारी होंगे। यानी राज्य ये तय कर देगा, राज्य ही निर्धारित कर, सर्व कौन होगा? राज्य ही होगा ग्रे के अनुसार, कि कौन से वर्ग को और किस प्रकार से उनको नागरिकता, किस प्रकार के लोग नागरिकता के अधिकारी होंगे, यानी राष्ट्रीयता कौन से लोगों को प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता उसकी राज्य की प्रजा के गुण हैं। यानी किसी व्यक्ति को राष्ट्रीयता नेशनलिटी कब प्रदान की जाएगी? जब वो राज्य की प्रजा यानी वहाँ के सदस्य हों, वहाँ के नागरिक होंगे, तभी उनको वो नेशनलिटी प्रदान की जाएगी। ठीक है, अन्यथा नहीं की जाएगी। फिर ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीयता उस राज्य की प्रजा का गुण है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? प्रजा द्वारा राज्य के स्वाभिमान की धारणा से होती है कि कोई भी राज्य राजा के प्रति स्वाभिमान की धारणा से होती है। यानी राष्ट्रीयता या नागरिकता कब प्रदान की जाती है? जब वो वहाँ की प्रजा अपने राज्य के राजा का जो है स्वाभिमान उसकी धारणा से हुई। यानी ये उत्पत्ति के कारण बता रहा है। ये बात कि कोई व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट राज्य की राष्ट्रीयता वाला है उस राज्य की आंतरिक विधि द्वारा निर्धारित होती है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय विधि। यही तो पहले बताया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया उसमें यही कहा गया कि जो राष्ट्रीयता के जो नियम है, जो रूल रेगुलेशन है, वो अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा तय नहीं किए जाते, बल्कि किसके द्वारा तय किए जाते हैं? राज्य विधि के द्वारा, आंतरिक विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऐसा राज्य ये दावा नहीं कर सकता, उसका ये निर्धारण अन्य राज्यों को भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य है।
नाटोवाम का जो वाद है, नाटोवाम का जो केस है, नाटोवाम का जो केस है, ये कौन सा है? नाटोवाम का जो ये केस है, ये कब का था? ये केस है 1955 का। कब का? 1955 का है, जिसमें ये बताया गया है कि न्याय के इंटरनेशनल कोर्ट ने ये तय कर दिया कि राष्ट्रीयता से संबंधित जो भी विधि बनेगी वो किसके द्वारा बनाई जाएगी? वो बनाई जाएगी हर राज्य की आंतरिक विधि द्वारा तय की जाएगी, न कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों, अंतर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा तय नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है। फिर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय विधि, राष्ट्रीयता की जो विधि है, राष्ट्रीयता की विधि का विकास महत्व क्या है, कि राष्ट्रीयता की विधि का निर्माण क्यों करना पड़ा और उसका विकास कैसे हुआ या उसका महत्व क्या है। तो प्रोफेसर ओपेनहाइम के अनुसार राष्ट्रीयता के नियम राज्य विधि द्वारा ही नियम तय होते हैं। सभी लोग सभी जगह न्याय की भी राष्ट्रीयता के जो रूल रेगुलेशन है वो कौन तय करेगा? राज्य विधि द्वारा तय की जाएगी। यानी हर देश अपने नियम खुद तय कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी यही कहा, नाटोबाम के वाद में भी यही कहा गया और प्रोफेसर ओपेनहाइम ने भी यही कहा। परंतु राज्य विधि में एकरूपता न होने से राष्ट्रीयता के विषय में अनेक कठिनाई, हर राज्य अपने अलग अलग नियम उत्पन्न बनाता है, जिससे उसमें क्या है? एकरूपता नहीं है। एकरूपता नहीं होने से हर देश क्या करता है कि हम तो ऐसे व्यक्तियों को नागरिक राष्ट्रीयता प्रदान करेंगे, दूसरे देश हम ऐसे को राष्ट्रीयता प्रदान करेंगे। मतलब उसमें एकरूपता नहीं होने से अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी। इन कठिनाइयों को, इसके फलस्वरूप क्या? राष्ट्रविहीनता, स्टेटलेसनेस आने लगी, डबल नेशनलिटी आदि के प्रश्न उत्पन्न कि किसी के पास तो कोई भी राष्ट्रीयता नहीं है, ए पर्सन है उसके पास कोई भी राष्ट्रीयता नहीं है, और कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास दो देशों की नागरिकता है। तो ऐसे क्वेश्चन उत्पन्न होने लगे। इन क्वेश्चनों को समाधान करने के लिए या उनका सॉल्यूशन करने के लिए 1930 में हैग सम्मेलन किया गया, और इस प्रकार के जो डबल नेशनलिटी या स्टेटलेसनेस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समाधान करने के लिए 1930 में हैग सम्मेलन किया गया। और राष्ट्रीयता की विधि में एक संघर्ष पर, एक अभिसमय पर हस्ताक्षर, यानी राष्ट्रीयता नेशनलिटी से संबंधित एक कन्वेंशन आया। कौन? कन्वेंशन ऑन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नेशनलिटी लॉ सिग्नेचर किए गए। इसमें दोहरी राष्ट्रीयता, डबल नेशनलिटी और लेसनेस आदि की जो समस्याएं उनको हल करने का प्रयत्न किया गया। यानी एक अभिसमय बना, कन्वेंशन हुआ। कब हुआ? 1930 में हैग में हुआ। ठीक है, इस अभिसमय के, इस कन्वेंशन के आर्टिकल 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य अपनी विधि के अनुसार, यानी हर राज्य यानी हर देश अपनी विधि के अनुसार ये तय करेगा कि कौन लोग उसकी राष्ट्रीयता वाले हैं, यानी कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, कौन से ऐसे मनुष्य हैं जो उसकी राष्ट्रीयता, उसकी नेशनलिटी वाले। उक्त विधि अन्य राज्यों द्वारा उस हद तक स्वीकार की जाएगी जहां तक वे अन्य प्रथाओं से, यानी अगर कोई भी देश अपने नियम निर्धारित करता है राज्य विधि द्वारा नेशनलिटी की, तो दूसरे देश भी उन नियमों को वहाँ तक ही फॉलो करेगा, वहाँ तक ही मानने के लिए बाउंड होगा जहाँ तक कि वो कन्वेंशन से संगत और रिलेवेंट हो। अगर वो हैग का जो 1930 का जो कन्वेंशन हुआ उससे इरिलेवेंट है, उस या जो कस्टम्स है उनके विरुद्ध है, तो वहाँ वो फॉलो नहीं किया, यानी उनसे रिलेवेंट है कन्वेंशन से, या जो ट्रेडिशनल्स हैं या जो कस्टम्स हैं उनसे रिलेवेंट है तो वो स्वीकार किए जाएंगे, अन्यथा नहीं किए जाएंगे दूसरे राष्ट्र। आर्टिकल 2 ये कह रहा है कि आर्टिकल 2 के अनुसार यह प्रश्न कि कोई व्यक्ति किसी राज्य विशेष की राष्ट्रीयता वाला है या नहीं है, उस राज्य विधि के अनुसार
अब मान लो ए पर्सन भारतीय है, नेशनलिटी उसकी भारतीयता है या नहीं है, ये कोई दूसरा देश तय नहीं करेगा, बल्कि कौन तय करेगा, ये भारत ही तय करेगा। यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य उस देश की राष्ट्रीयता प्राप्त है उसे या नहीं है, इसका जो फैसला है, इसका जो डिसीजन है, वो उस राज्य विधि के अनुसार ही तय किया जाएगा, दूसरे द्वारा तय नहीं किया जाएगा, तय नहीं किया जाए। फिर आता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कह रहा है? आर्टिकल 3 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास 2 या 2 से अधिक राज्यों की राष्ट्रीयता है तो उसे प्रत्येक उक्त व्यक्ति को अपनी राष्ट्रीयता वाला मानेगा। यानी अगर हैग का जो 1930 में जो कन्वेंशन हुआ, उसने अगर किसी व्यक्ति के पास 2 या 2 से अधिक राज्यों की राष्ट्रीयता है तो ऐसा प्रत्येक राज्य उस व्यक्ति को अपनी राष्ट्रीयता वाला मानेगा। मान लो एक पर्सन है, उसके पास अमेरिका की और भारत की दोनों की राष्ट्रीयता प्राप्त है, तो दोनों देश उसे अपनी राष्ट्रीयता वाला मानेंगे। आर्टिकल 4 के अनुसार प्रत्येक राज्य अपनी राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति को राजनीतिक संरक्षण देने से इनकार नहीं कर सकता। यानी उसे जो राजनयिक डिप्लोमेटिक जो प्रोटेक्शन है उसे देना ही होगा। प्रत्येक देश के नागरिक को, प्रत्येक देश को अपने देश की राष्ट्रीयता, नेशनलिटी वाले प्रत्येक व्यक्ति को राजनयिक संरक्षण प्रदान करना होगा। ठीक है। फिर आता है फिर नाटोबाम का जो वाद था, कब का था? 1955 का था। इस केस में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ये स्पष्ट किया, अधिकतर लोगों के लिए राष्ट्रीयता का तुरंत प्रभाव उस विधिक प्रणाली के अंतर्गत पड़ता है जिसे उसे राष्ट्रीयता प्रदान करने, मतलब नाटोबाम का जो वाद था उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ये स्पष्ट किया, अधिकतर लोगों के लिए राष्ट्रीयता का तुरंत प्रभाव उस विधिक प्रणाली के अंदर पड़ता है जो उसे राष्ट्रीयता प्रदान करता है, यानी उसका तुरंत इफेक्ट पड़ता है। राष्ट्रीयता ये निर्धारित करती है कि जिस व्यक्ति को यह प्रदान की जाती है वह उसके अधिकारों का प्रयोग करे। यानी अगर भारत में किसी व्यक्ति को राष्ट्रीयता प्राप्त है, ए व्यक्ति को भारत की राष्ट्रीयता, एग्जाम्पल ए व्यक्ति को भारत की राष्ट्रीयता प्राप्त है, तो जिसको ये प्राप्त है वो भारत में जो अधिकार है, उसके जो राष्ट्रीयता के नाते उसको जो अधिकार प्राप्त हुए हैं वो उन अधिकारों का प्रयोग करेगा तथा उस राज्य की विधि के अंतर्गत जिसमें उसे राष्ट्रीयता प्रदान करता है दायित्व से भी बाउंड होगा। यानी ए व्यक्ति भारत की राष्ट्रीयता प्राप्त है ए को, तो वो राष्ट्रीयता के नाते जो अधिकार उसे मिले हैं वो उन अधिकारों का यूज तो करेगा। साथ में भारत की उसको राष्ट्रीयता प्राप्त है तो यहाँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है राष्ट्रीयता के नाते, उसमें जो दायित्व या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आती है वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पालन करने के लिए वो बाउंड हो जाएगा, इसके अतिरिक्त 1957 में विवाहित स्त्रियों की, यानी जो मैरिड वुमेन हैं, उनकी राष्ट्रीयता पे एक अभिसमय आया, कन्वेंशन आया। कन्वेंशन का नाम है 1957 में आया था, 1957 कन्वेंशन ऑन द नेशनलिटी ऑफ मैरिड वुमेन आया था। इसने राष्ट्रविहीनता को कम करने पे भी एक अभिसमय आया था। ठीक है। कन्वेंशन ऑफ द रेडिकेशन ऑफ द स्टेटलेसनेस 1961 में ये अभिसमय आया था। तो इस दोनों में ही ये बताया गया, दोनों ही अभिसमय, एक तो था मैरिड जो वुमेन है उनकी कौन सी राष्ट्रीयता होगी। एक अगर किसी के पास कोई राष्ट्रीयता नहीं है तो वहाँ पर उनके पास में 1961 का जो अभिसमय था, उस पर 1961 में जो अभिसमय आया था वो कन्वेंशन में बताया गया था। तो इस आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।